नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। तो देखो जैसा कि हम लोग डेली जो कि करंट अफेयर बेस्ड जो कि क्वेश्चन आंसर था, उसको डिस्कस कर रहे थे। कल से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। कल हमने एक पीआईएल पे टॉपिक देखा था। आज हम एक टॉपिक देखेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो आपका न्यायिक जवाबदेही है या जवाबदेहिता है, उस पे जो कि एक टॉपिक आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। इसका एक आंसर भी मैंने बनाने की कोशिश की है और जो कुछ इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश हो सकती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। इसको और इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये विजन का जो आपका जून मंथ का मैगजीन है, उसमें टॉपिक था आपका जुडिशियल अकाउंटेबिलिज्म से अकाउंटेबिलिटी से लेके एक टॉपिक था, तो उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि कैसे मैं इसमें मतलब ये जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, न्यायिक जवाबदेही, तो इसमें कैसे कैसे मैंने इसका आंसर फ्रेम किया है। तो पहले एक इंट्रो में न्यायिक जवाबदेहिता क्या है उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, वो यहाँ पे देखो ऐसे इस तरह से फ्लो चार्ट के रूप में बताया गया है। और इसकी चुनौतियाँ क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। चुनौतियों के बाद इस पे क्या कदम अब तक उठाए गए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए उसकी बात करते हैं। देन कंक्लूजन, जिस तरह से हमारा जिससे कि हमारा अगर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन आता है तो एक आइडियल आंसर जो बन सके वो यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रो को। इंट्रो देखिए बहुत सिंपल है। न्यायिक जवाबदेहिता क्या है उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे सिंपल सा। तो न्यायिक जवाबदेहिता का अर्थ है न्यायाधीशों को संवैधानिक व कानूनी मानकों के अनुरूप व्यवहार व एवं निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाना है। तो इसी इसी को क्या बोलते हैं, न्यायिक जवाबदेहिता बोला जाता है। कि जो भी जुडिशियल मेंबर है उसके जो भी डिसीजन यानी डिसीजन, निर्णय या फिर व्यवहार या जो भी एक्टिविटी है जुडिशरी में, वो संवैधानिक और कानूनी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इस तरह की जो कि उसको बनाना है, तो इसी को क्या बोला जाता है, न्यायिक जवाबदेहिता कहा जाता है। यानी कि उसके निर्णय जो हो उसके लिए वो अकाउंटेबल हो। तो अब इसमें देखो एग्जांपल बताया था कि कैसे न्यायिक जवाबदेहिता जो कि सुनिश्चित होती है। तो बताया कि उदाहरण दिया था आर्टिकल 235 का, यानी अनुच्छेद 235 का। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालयों का निम्न न्यायालयों पर नियंत्रण का होना अधिपस्त न्यायालयों के लिए न्यायिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। यानी कि जैसे कि जो हाई कोर्ट है वो देखो अपने जो सत्र न्यायालय होते हैं या फिर जिला जिला कोर्ट जो होते हैं उसके लिए जो जिला कोर्ट है वो देखो अपने हाई कोर्ट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। मतलब जो भी इनकी एक्टिविटी होती है वो हाई कोर्ट के अंडर होती है या हाई कोर्ट के कमांड के द्वारा होती है। तो ये इनकी जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स है हाई कोर्ट के लिए। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं न्यायिक जवाबदेहिता का, जो कि हमारे आर्टिकल 235 के लिए मेंशन है। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों है। तो मैंने इस तरह से फ्लो चार्ट में, आप भी देखिए अपने आंसर में इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, जो कि काफ़ी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगता है, इम्प्रेसिव लगता है एग्जामिनर के लिए और ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है चीज़ों को। बार-बार केवल आप ऐसे सीधा-सीधा लिखेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, उसको एग्जामिनर को लगता है बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा इस तरह से आप अपने आंसर में मॉडिफाई करते रहिए, चीज़ों को इस तरह से क्रिएटिविटी थोड़ा बहुत लाते रहिए। अब इसकी आवश्यकता देख लेते हैं कि आवश्यकता क्यों होती है न्यायिक जवाबदेहिता की। तो देखो सीधी-सी बात है कि जो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे केवल सर्वोच्च न्यायालय का नाम है, लेकिन आप बोल सकते हो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है उसको भी उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो कि न्यायिक जवाबदेहिता की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अगर इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी तो जो लंबित मामले हैं यानी बहुत सारे ऐसे मामले जो पेंडिंग हैं उसमें कमी आएगी। अगर देखो जुडिशरी जो कि अकाउंटेबिलिटी हो उसका अगर फिक्स होगा तो वो जो कि उसके सामने जो भी मामले आएँगे वो उसको लटकाएगा नहीं, काफ़ी देर तक नहीं खींचेगा और समय पे उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, जो पेंडिंग केसेस है वो जल्दी से रिज़ॉल्व भी होंगे। तीसरी बात देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो निर्णय है वो गुणवत्तापूर्ण हो और दक्षतापूर्ण हो। यानी कि इससे अगर जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा सभी का, जो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जुडिशियल है मेंबर है, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है जवाबदेहिता, तो इससे जो उनका जो निर्णय होगा वो पार्शियलिटी नहीं होगा, उसमें उसमें किसी भी तरह का भाई भतीजावाद या भेदभाव टाइप का नहीं होगा। वो देखो फैक्ट के बेस पे ही होगा और जो निर्णय का आउटकम निकलेगा वो क्वालिटी युक्त जो कि निर्णय आपका निकलेगा डिसीजन। तो ये जो कि जो निर्णय है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और लास्ट देखो यहाँ पे बताया गया है नॉट अ लिस्ट कि न्यायिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास व निष्ठा सुनिश्चित करना। अगर देखो जुडिशियल अकाउंटेबल होंगे तो जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका जो कि जुडिशरी सिस्टम पे जो कि विश्वास और निष्ठा बनी रहेगी और वो इस पे जो कि अपने मतलब जुडिशरी पे एक अच्छा फेथ रखेंगे, जो कि डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी सही है। तो इसलिए जो कि यहाँ पे बताया जाता है कि न्यायिक जवाबदेहिता की आवश्यकता है। अब ये हमने बता दिया कि आवश्यकता क्यों है और न्यायिक जवाबदेहिता होता क्या है, एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, तो न्यायिक जवाबदेहिता में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहली चुनौती जो निकल के यहाँ पे आ रही है, वो देखो कॉलेजियम प्रणाली है।
ठीक है। 2014 के बाद जो आया था कोलिजियम प्रणाली, सॉरी 2014 में करो, जो केस है जुडिशरी केस आया था 1991 से लेकर 1999 के बीच में, तो वहां से कोलिजियम प्रणाली विकसित हुआ है। तो अब ये कोलिजियम प्रणाली में क्या होता है कि जज ही जज का जो कि नियुक्ति करता है और उसके ट्रांसफर का काम जो कि एक जज ही दूसरे जज के लिए करता है। तब हो सकता है इस जज जो कि उसका कुछ रिलेटिव हो, या फिर इससे कुछ नीचे वाले जज से, या फिर उसके अपने इसका कोई सहयोगी हो, मतलब किसी भी तरह से इसको कुछ फायदा हो, तो ये इसके लिए जो कि अपने काम करेगा। तो इस तरह की परिस्थितियां होती है। तो इसमें यही चुनौती निकल के आती है कि भाई भतीजावाद की एक्टिविटी जो कि काफ़ी बढ़ जाती है। और साथ ही ये देखो, जो जुडिशरी को चुन रही है, इसमें देखो जो आपका लेजिस्लेचर है, उसका कोई रोल नहीं है। तो यानी कि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जो शक्ति का केंद्र है जुडिशरी सिस्टम में, वो काफ़ी ज़्यादा जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं ना, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पर यहाँ पे शक्ति का केंद्रीकरण हमको देखने को मिल रहा है। तो ये 2 पॉइंट है जो कि चुनौती लेकर आ रहे हैं आपका जुडिशरी में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, वही कोलेजियम प्रणाली के आधार पर ही भ्रष्टाचार का आरोप। जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद देने का वादा वगैरह कर दिया जाता है कि आप जब रिटायर होंगे तो उसके बाद जो कि हम आपको अपने ऑफिस में या फिर इस कंपनी में ये इस तरह का पद वगैरह दे देंगे, तो आप मेरे पक्ष में कुछ डिसीजन वगैरह दे दीजिए। तो इस तरह से जो कि उन पे करप्शन का भी आरोप लगता रहता है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है शक्ति असंतुलन। यहाँ बोला है कि न्यायिक सक्रियता के मामले, उदाहरण के लिए जैसे कि शक्ति असंतुलन करने का मतलब जो जुडिशरी है, वो बहुत ज्यादा पावर को अपने अंदर सेंट्रिक कर रही है, बहुत ज्यादा पावर को इनरिच भी कर रही है, और जो लेजिस्लेचर है उसके पावर को भी वायलेट करती है, मतलब उसके भी क्रिया विधि में या उसकी एक्टिविटी में जो कि हस्तक्षेप करती है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, ये हमारा डेमोक्रेसी का जो कि वैल्यू है, इस शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। कोई दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सबका अपना-अपना जो पावर है वो उसी के अनुरूप जो कि उसका प्रयोग करेगा। लेकिन यहाँ पे इससे क्या होता है, जब जवाबदेहिता नहीं होती तो शक्ति असंतुलन हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल बताया जाता है कि जुडिशरी एक्टिविज़्म बढ़ जाती है। जैसे जो एनजेएसी एक्ट आपका एक्ट आया था 2014 में, इसको जुडिशरी ने क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो कि ये इसलिए आया था कि जो जुडिशरी के स्थानांतरण है या फिर सिलेक्शन है, उसमें लेजिस्लेचर का भी योगदान रहेगा। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी ने ये बोला कि यह असंवैधानिक है, इसलिए इसको जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ये जो कि क्या न्यायिक सक्रियता यहाँ पे दिखाई दे रही है जुडिशरी की, जिससे क्या शक्ति असंतुलन की क्रिया देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख चुनौती है। और देखो जो हमने ऊपर बात की थी वही कि लंबित मामले, सभी न्यायालयों में अगर मिला दे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो आपका लोअर कोर्ट है, सबका मिला दे तो लगभग दिखेंगे 4.5 करोड़ से भी ज्यादा जो कि मामले जो कि पेंडिंग में हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं जुडिशियल अकाउंटेबल, जिसकी वजह से फिक्स नहीं हो पाती हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे, एक और देखो चुनौती में बताया जा रहा है, वही उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे 4.5 करोड़ जो मामले लंबित है। अब उसमें बताया जाए, डेटा दिया जाए कि 2010 से 2020, यानी ये जो 10 साल, लास्ट 10 ईयर है, इसके मध्य देखेंगे जो पेंडिंग मामले हैं उसमें 2.8% की वृद्धि हुई है। यानी कि ये जो पेंडिंग मामले हैं ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें गिरावट नहीं आ रही है। तो इस तरह से जो कि ये चुनौतियाँ हमने देख लिया। अब देखो कुछ कदम उठाए गए, तो क्या-क्या कदम उठाए गए उसकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद कंक्लूजन पर आएँगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए उसकी बात हो रहा है। पहला है प्रक्रिया ज्ञापन 2016, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक स्थायी सचिवालय की नियुक्ति का विचार किया जा रहा है। ये अभी हुआ नहीं है, अभी किया जा रहा है। 2016 में इस तरह का कुछ प्रक्रिया विज्ञापन लाया गया था गवर्नमेंट द्वारा कि अगर जुडिशियल जो नियुक्ति है उसमें जो कि एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की जाए, जो कि इसका एक प्रमुख रोल है जुडिशियल की नियुक्ति में। तो इस तरह के विचार अभी किया जा रहा है। दूसरा देखो, बोला जा रहा है कि न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2020 जो कि अभी विचाराधीन है, इसमें क्या होगा कि जो न्यायाधीश है उनकी संपत्ति की, वो अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो होगी वो एक निर्धारित होगी, फिक्स होगी। गवर्नमेंट इसको बताएगी किस तरह से आप किसी जुडिशियल को हटा सकते हैं। तो ये 2 बातें हैं जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। कौन सा आपका विधेयक है जो विचाराधीन में है, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2020, जिसमें कि न्यायाधीश अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे ताकि उसमें जो करप्शन है वो थोड़ा-सा कम हो सके, अगर कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो। और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट और निर्धारित की जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें जो कि यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ बताया जा रहा है उसके उपाय में कि प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि जो आपका न्यायिक तंत्र है वो देखो डिजिटलीकरण उसका करना ज़रूरी है, ताकि जो भी उसकी केस की हियरिंग हो, अगर वो लाइव ऑडियंस की तरफ जाएगा, अगर लाइव होगा, जैसे लोकसभा का जो कि मीटिंग वगैरह होता है,
उसमें जो डिबेट होता है वो लाइव होता है, लोग सारी जनता उसको देख सकती है। उसी तरह अगर जो जुडिशरी है कुछ सेंसिटिव मुद्दे को छोड़ के बाकी जितने आपके केसेस वगैरह हैं उसकी अगर हियरिंग जो कि लाइव हो जाती है, लोग पब्लिक देखते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी को फिक्स होती है और जुडिशियर जो कि पार्शियलिटी करके या फिर किसी भी दबाव में जो कि डिसीजन नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि भारत 130 करोड़ जनता उसको जो कि देख रही है लाइव। तो इससे वो जो भी अपने डिसीजन देगा वो फैक्ट बेस्ड ही देगा, वस्तुनिष्ठ तरीके से ही देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि पटना हाई कोर्ट ने जो कि डिजिटलीकरण को अपनाया है, लाइव सेसिंग करते हैं। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। फिर एक देखो यहाँ पे ये भी है, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, जिसको लिम्स बोला जा रहा है। अब ये क्या है, केंद्र सरकार संबंधित मामलों में पारदर्शिता लाने हैं। तो यानी कि देखोगे जो भी पेंडिंग केसेस है उसमें मैक्सिमम केसेस जो कि मैक्सिमम नहीं लेकिन फिर भी कह लो कि 30 to 40% जो केसेस होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट के केस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व करना है और इसमें जो कि पारदर्शिता लाना चाहिए कि मतलब कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस ना हो, गवर्नमेंट जो कि जजों को इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए जो कि इस तरह की चीजें की जा रही है, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, जिसमें जो कि केंद्र सरकार संबंधित जितने भी मामले उसमें जो कि पारदर्शिता लाया जा सके। तो इस तरह से जो कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये आप बता सकते हो, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। अब कंक्लूजन की बात की जा रही है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है पर आप समझ जाइएगा, मैं आपको आपके लिए पढ़ देता हूँ क्योंकि ये जल्दी जल्दी में लिखा गया है। कंक्लूजन की बात की जा रही है कि न्यायाधीशों के लिए औपचारिक और व्यापक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए जो कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य हो। साथ ही उड़ीसा उच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। देखो अभी जो क्या था, ये न्यूज में क्यों था, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक आपका इसी वजह से था कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने क्या किया था, अपने एक साल में जितने भी उन्होंने केसेस देखे, उसकी जितने भी हियरिंग हुई, जितने भी डिसीजन दिए, सभी की एक रिपोर्ट जो कि बना के जो कि उसको पब्लिश की है। तो इससे क्या होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी अपनी वो अपनी तरफ से फिक्स करते हैं कि देखिए ये हमने काम किया है एक साल में, इस तरह से हमने काम किया है। तो इससे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं। तो हमको इसी तरह जो कि अन्य हाई कोर्ट वगैरह है वो भी जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं जिससे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है। साथ ही यहाँ पे उपाय में देखो बताया गया है कि एक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए जो कि कानून द्वारा लागू किया जा सके, ऐसा आचार संहिता हो, और इस तरह के आचार संहिता को पालन करना चाहिए जुडिशरी के द्वारा। तो इस तरह से भी इनकी जो कि अकाउंटेबिलिटी वगैरह फिक्स की जाएगी। तो ये था पूरा जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी टॉपिक, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब इस पे कोई भी मेंस में क्वेश्चन आएगा आपका, अगर अगले साल आप एग्जाम दोगे तो आप इजीली जो कि उस पे जो कि नहीं मैं कह रहा हूँ कि 100% की भी क्वेश्चन देखो डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आता है, लेकिन आपके पास अच्छा खासा पॉइंट होगा लिखने के लिए जो आप लिख सकोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, उम्मीद आपको पसंद आएगा। और जो भी सर में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।